तो 2021-22 में ना मैं एक प्राइवेट बैंक में जॉब किया करता था एंड तकरीबन 1 साल कंटिन्यू करने के बाद मुझे अपने फ़ोन पर एक मैसेज आता है कि सौरभ, आपको हमारी बैंक की तरफ से 2,40,000 रुपये का प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन ऑफर किया जाता है। एंड आई एम लाइक, चलो ले लेते हैं, जॉब के साथ साथ एक पार्ट टाइम बिजनेस भी स्टार्ट कर लेंगे। और उस टाइम पे ना मेरी सैलरी भी कुछ ज़्यादा नहीं थी, अराउंड 14-15 हज़ार के आसपास ही थी एंड इंसेंटिव भी आता जाता रहता था। और बिना किसी प्लानिंग के ना मैंने उस लोन को ले लिया और वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। फिर वो लोन लेने के बाद मैंने एक साइड बिजनेस स्टार्ट कर लिया अपने दोस्त के साथ, एक मोबाइल रिपेयरिंग का। सोचा एक साइड अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। तो क्योंकि मैं जॉब करता था तो मैं उस बिजनेस को खुद से ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता था, तो मैंने उस बिजनेस को पूरे अपने दोस्त के हाथ में सौंप दिया। और मेरी जैसे ही जॉब छूट जाती थी तो मैं शाम में जाया करता था हिसाब किताब करने के लिए। और जोश में ना हमने 1-2 महीने बहुत अच्छे से निकाल लिए, सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर उसके बाद बात बिगड़ने लगी और 6 महीने बाद ही हमने उस बिजनेस को क्लोज कर दिया। लेकिन मैंने जो 2,40,000 रुपये का प्री अप्रूव्ड लोन लिया था वो आज तक मैं चुका रहा हूँ। एंड इस लोन के EMI भरते भरते मुझे अपनी ऐसी गलतियाँ पता चली जो मुझे लोन लेने के वक्त बिल्कुल भी पता नहीं थी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पर्सनल लोन की ऐसी 5 बातें बताने वाला हूँ जो आपको पर्सनल लोन के ट्रैप में खींचकर फंसा सकती है। नंबर 1, इंटरेस्ट रेट सिर्फ एक दिखावा होता है। जब आप किसी बैंक या NBFC की ऐड देखते हो या उनकी वेबसाइट पे जाते हो तब आपको दिखाई देता है इंटरेस्ट रेट स्टार्टिंग फॉर 10.99 या लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट गारंटीड, और सुनने में भी काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है और हम सोचते हैं कि हमें 10.99 या 11% पर हमें पर्सनल लोन मिल जाएगा। लेकिन ये सबसे बड़ा धोखा है। ये जो हमें रेट्स दिखाए जाते हैं ना, ये नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, लेकिन रियल पिक्चर ना कुछ और ही होती है। मान लीजिए आप लोन लेने जाते हो तो आपको नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखाए जाते हैं, जैसे कि 10.99, 11%, 12%, लेकिन उसके साथ साथ आपको कई चार्जेस भी जोड़ दिए जाते हैं, जैसे प्रोसेसिंग फीस, उसके ऊपर GST, और कई बार तो आपको इंश्योरेंस भी ज़बरदस्ती चिपकाया जाता है जो आपको लोन के साथ साथ लेना ही पड़ता है। जब आप इन सारे चार्जेस को, जैसे कि प्रोसेसिंग फीस, आपकी 18% GST, आपका इंश्योरेंस प्रीमियम, अपने टोटल लोन अमाउंट में ऐड कर देते हो और फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो, तब आपको जो रेट पड़ता है उसे इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कहा जाता है। ये जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट होता है ये आपके नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट से काफ़ी ज़्यादा होता है। एक बैंक बोलता है कि इंटरेस्ट रेट स्टार्टिंग फॉर 10.99, लेकिन जब आप इसमें अपनी प्रोसेसिंग फ़ीस, उसमें 18% GST और इंश्योरेंस प्रीमियम ऐड कर देते हो, तब आपकी यही रेट ऑफ इंटरेस्ट कभी कभार 14% या कभी कभार उससे ऊपर भी चले जाते हैं, 15-16% तक भी चले जाते हैं। इससे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर आप 2 लाख रुपए का लोन लेते हो 12% से 3 सालों के लिए, तो आपका टोटल इंटरेस्ट जा रहा है 39,143 रुपीज़। और अगर आप इसमें आपकी प्रोसेसिंग फीस, आपकी GST, आपका अगर इंश्योरेंस ऐड करते हो, तो मैं इन तीनों का मिनिमम अमाउंट पकड़ रहा हूँ जो कि आएगा 11,000 रुपये। अगर आप ये 11,000 रुपये आपके टोटल इंटरेस्ट में ऐड कर दोगे जो कि है 39,143 रुपीज़ प्लस 11,000 रुपीज़, तो आपका टोटल इंटरेस्ट हो जाता है 50,143 रुपीज़। तो 2 लाख रुपए का पर्सनल लोन हम अगर 15% से कैलकुलेट करते हैं, वो भी 3 सालों के लिए, तो आप टोटल इंटरेस्ट पे कर रहे हो 49,590 रुपीज़। मतलब आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है 15%। तो देखा आपने, अगर आप 2 लाख रुपए का पर्सनल लोन अगर आप 12% से ले रहे हो और अगर आप 15% से ले रहे हो, तो टोटल फर्क आता है 11,000 रुपये। सोच कर देखिए कि 11,000 रुपये कितनी बड़ी अमाउंट है, और ये सिर्फ 2 लाख रुपए का लोन है। बड़े बड़े लोन्स में तो फ़र्क काफ़ी ज़्यादा होता है। हर पैसा इम्पॉर्टेंट होता है जब बात लोन्स की हो। तो इसीलिए हमेशा इफ़ेक्टिव इंटरेस्ट रेट को समझो और उसी से ही कैलकुलेट करो। नंबर 2, लोन उतना ही लो जितना ज़रूरी है। जब आप किसी भी बैंक में पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हो तो बैंक्स आपकी एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करता है आपकी सैलरी से, आपकी क्रेडिट स्कोर से और आपकी एग्जिस्टिंग लाइबिलिटीज़ की बेसिस पर। वो आपको एक मैक्सिमम अमाउंट अप्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हो सकता है आपकी मैक्सिमम एलिजिबिलिटी लोन लेने की 5 लाख रुपए की हो, पर आपको लोन ज़्यादा मिल सकता है, इसलिए आप ज़्यादा लोन मत लो। आपको जितनी रिक्वायरमेंट है आप बस उतना ही लोन लो। मान लीजिए अगर आपको 2 लाख रुपए की ही इमरजेंसी है तो आप 2 लाख रुपए का ही लोन लो। क्यों? क्योंकि इसका एक सिंपल लॉजिक है। आपका लोन अमाउंट जितना कम रहेगा,
आपकी ईएमआई उतनी ही मैनेजेबल रहेगी। ज़्यादा ईएमआई का मतलब है आपकी मंथली बजट पर ज़्यादा प्रेशर। ये आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस में डाल सकता है और आपकी सेविंग्स और आपकी इन्वेस्टमेंट पर भी फ़र्क डाल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको 3 लाख रुपए की ज़रूरत है और आप ये 3 लाख रुपए का लोन 3 साल के लिए 14% के ROI पर ले रहे हो, तो आपको ईएमआई पड़ेगी 10,250 रुपये, जो कि आपके मंथली बजट में आसानी से मैनेजेबल होती है। आप इसे आसानी से मैनेज भी कर सकते हो। बट वही अगर आप एलिजिबिलिटी के चक्कर में फंसकर अगर आप 5 लाख रुपए का लोन लेते हो, वही टेन्योर और वही ROI पर, तो आपकी ईएमआई रहेगी 17,080 रुपये, जिसे आपको मैनेज करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी और ये आपके मंथली बजट में भी फ़र्क डाल सकता है। तो समझ गए ना डिफरेंस कि 5 लाख रुपए पर आपकी ईएमआई आएगी 17,080 रुपये 3 सालों के लिए, और वही 3 लाख रुपए पर आपकी ईएमआई 3 सालों के लिए रहेगी 10,250 रुपये। ये 6,830 रुपये का डिफरेंस आपके मंथली बजट पर फ़र्क डाल सकता है। क्या आप इतनी बड़ी ईएमआई को अफोर्ड कर पाओगे अपनी बेसिक नीड्स को सैक्रिफाइस किए बिना? क्या आपकी फाइनेंशियल कमिटमेंट जैसे कि आपका रेंट, आपका बिल, आपकी इन्वेस्टमेंट, ये ईएमआई भरने के बाद भी स्मूथली चल पाएगी? इसीलिए देखो कि आप अपनी मंथली इनकम का कितना % आप ईएमआई पर दे सकते हो। जनरली एक्सपर्ट सजेस्ट करते हैं कि आपकी नेट मंथली सैलरी का 30-40% के अबव आपकी ईएमआई जानी नहीं चाहिए। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो आप डेफिनेटली एक फाइनेंशियल ट्रबल में पड़ सकते हो। नंबर 3, टेन्योर जितना छोटा उतना ही बेहतर। अक्सर जब हम लोग लोन लेते हैं ना, तब हम ये इतना नहीं सोचते कि टेन्योर कितना है, कितना क्या आ रहा है। हम लोग जितना ज़्यादा लंबा टेन्योर लेते हैं उतनी कम ईएमआई हमें आती हुई दिखती है और हम इससे खुश हो जाते हैं कि हमें कम ही ईएमआई पे करनी पड़ेगी। और ये बात कहीं ना कहीं सच भी है कि आप जितना लंबा टेन्योर लोगे आपको उतनी कम ईएमआई पे करनी पड़ेगी। लेकिन ये बात भी सच है कि आप जितना लंबा टेन्योर लोगे आपको उतना ज़्यादा ही इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। मैं इसका ना एक लाइव डेमो करके दिखाता हूँ। तो अगर आप 2 लाख रुपए का लोन लेते हो 2 साल के लिए, तो आपकी ईएमआई आएगी अराउंड 9,600 रुपीज़ और आपको इस पर टोटल इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा अराउंड 30,400 रुपीज़। बट वही अगर आप इसी लोन को 5 साल के लिए लेते हो तो आपकी ईएमआई आ जाएगी लगभग 4,650 रुपये और आप इस पर टोटल इंटरेस्ट पेड करोगे अराउंड 79,000 रुपीज़। तो देखा आपने कि आप अगर 2 लाख रुपए का लोन अगर आप 2 साल के लिए लेते हो तो आप उस पर 30,400 रुपीज़ का टोटल इंटरेस्ट पेड कर रहे हो। लेकिन अगर आप वही लोन 5 साल के लिए लेते हो तो आपको 79,000 रुपीज़ ऑलमोस्ट पेड करने पड़ेंगे, जो कि ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा है। आप 48,600 रुपीज़ ज़्यादा पे कर रहे हो बस कम ईएमआई लेने के चक्कर में। इसीलिए हमेशा कोशिश करो कि आप जितना कम टेन्योर ले सकते हो उतना कम टेन्योर लो। हाँ, ये भी बात सही है कि अगर आप कम टेन्योर के लिए अगर आप ईएमआई लेते हो तो आपको थोड़ी महंगी पड़ सकती है, बट ये लॉन्ग रन में आपके काफ़ी पैसे बचा सकती है जो आप बैंक को देने वाले होते हो। नंबर 4, अपना सिविल स्कोर चेक करो। हमारा 4th पॉइंट काफ़ी क्रूशल है क्योंकि इससे आपका लोन अप्रूवल होता है और इससे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट तय किया जाता है। मैं बात कर रहा हूँ सिविल स्कोर की, जिसे हम क्रेडिट स्कोर भी कहते हैं। आपका सिविल स्कोर 750 के अबाव होना चाहिए। आइडियली ये 780 के अबाव हो तो और भी अच्छा होता है। सिविल स्कोर एक 3 डिजिट नंबर होता है जो कि 300 से लेके 900 के बीच में होता है। ये आपकी क्रेडिट वर्दीनेस का इंडिकेशन होता है। बेसिकली ये बताता है कि आपने प्रीवियसली कितने लोन्स लिए हो, अपने प्रीवियस में कितने क्रेडिट कार्ड्स अपने लोन्स की ईएमआई टाइम पर पे की है। अगर आपका सिविल स्कोर कम है जैसे कि 600 से लेके 650 तक, तो आपके साथ 2 चीज़ें हो सकती है। पहला, आपका लोन रिजेक्ट हो सकता है। बैंक एंड एनबीएफसीज हाई रिस्क बोरोअर को लोन देना पसंद नहीं करती। अगर आपका सिविल स्कोर कम है तो आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकता है। नंबर 2, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलेगा। अगर आपने बहुत मेहनत कर ये बैंक में, वो बैंक में, ये एनबीएफसी में, वो एनबीएफसी में एप्लीकेशन लगाकर अगर आपका लोन अप्रूव भी हो जाता है तो ऐसे केस में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि बैंक्स एंड एनबीएफसीज के लिए आप एक हाई रिस्क क्लाइंट हो और वो इस रिस्क के लिए आपसे ज़्यादा पैसे भी चार्ज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका सिविल स्कोर काफ़ी अच्छा होता
तो आपको 11 या 12% पर आपको पर्सनल लोन आसानी से मिल सकता था। बट वही आपका सिविल स्कोर खराब होने के कारण आपको बैंक्स एंड एनबीएफसीज अब वही लोन आप 16 या 18 या कभी कभार 20 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर भी आपको लोन दिया जाता है। सिविल स्कोर अब चेक करना काफ़ी आसान भी है और फ्री भी है। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है जैसे कि पैसा बाजार, क्रेडिट मंत्री, बैंक बाजार और इवन सिविल की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप अभी आपका क्रेडिट स्कोर या आपका सिविल स्कोर आप साल में एक बार फ्री में चेक कर सकते हो। अगर आपको इस पर सेपरेट वीडियो चाहिए कि सिविल स्कोर कैसे चेक करते हैं इन वेबसाइट्स पर, तो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना, मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा। इससे आपको आपकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग का पता चल जाएगा, जिससे आप अगली बार कभी लोन लेने जाओगे तो आपको इस चीज़ के बारे में पता होगा कि आपका लोन अप्रूव हो सकता है या नहीं, या आपको कितना आरओआई चार्ज किया जाएगा। अगर आपका सिविल स्कोर कम है तो उसे इम्प्रूव करने के लिए कुछ स्टेप्स उठाओ, जैसे कि अपने लोन्स या अपने क्रेडिट कार्ड के बिल्स को टाइम पर पे करो। अपने क्रेडिट कार्ड के क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो को 30% से कम रखो। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है तो आप उस क्रेडिट कार्ड के लिमिट का बस 30% ही यूज़ करो, उससे ज़्यादा नहीं। मल्टीपल लोन्स या मल्टीपल क्रेडिट कार्ड के लिए एक साथ अप्लाई मत करो। नंबर 5, हिडन चार्जेस और रीपेमेंट रूल्स पढ़ो। मैंने ऐसा बहुत बार देखा है कि जब भी हम लोग कभी लोन लेते हैं, इवन मैंने भी इसके पहले जो लोन लिया था, हम लोन लेने से पहले कभी उस एग्रीमेंट को पढ़ते ही नहीं है, या फिर लैक ऑफ अवेयरनेस के चलते हम उस एग्रीमेंट को कभी देखते भी नहीं है, और इसी के चक्कर में बैंक्स आपको मल्टीपल चार्जेस चिपका देती है। लोन लेने से पहले लोन एग्रीमेंट को ठीक से पढ़ो। हर एक क्लॉज, हर एक फाइन प्रिंट को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो बैंक ऑफिशियल को पूछो। पूछना आपका अधिकार है। ये आपका अधिकार है कि आपको लोन के बारे में सारी चीज़ें पता हो। तो मैं आपको कुछ ऐसे हिडन चार्जेस के पॉइंट्स बता देता हूँ जिस पर आपको खासकर ध्यान देना चाहिए। फर्स्ट, रीपेमेंट पेनल्टी और फोरक्लोजर चार्जेस। अगर आप अपना लोन समय से पहले ही प्री पेमेंट करके अगर क्लोज कर देते हो तो बैंक्स एंड एनबीएफसीज इस पर पेनल्टी चार्जेस लगाते हैं। ये पेनल्टी चार्जेस आपके रिमेनिंग प्रिंसिपल अमाउंट पर 2 से लेकर 5% तक चार्ज किए जाते हैं। तो मान लीजिए अगर आपने 2 लाख रुपए का पर्सनल लोन लिया था, अब उसमें बस 1 ही लाख रुपए बचा है, तो मान लीजिए अगर प्री पेमेंट चार्जेस 3% है तो आपको 1 लाख रुपए पर 3,000 रुपए प्लस 18% जीएसटी एक्स्ट्रा पे करना होगा। कुछ बैंक्स एंड एनबीएफसी में ये चार्जेस 0 होते हैं, तो हमेशा ऐसे ही बैंक को प्रेफर करो जिसमें ऑलमोस्ट चार्जेस 0 हो या थोड़े कम हो। नंबर 2, प्रोसेसिंग फीस। हमने पहले भी बात की थी प्रोसेसिंग फीस की, लेकिन ये भी एक हिडन चार्जेस हो सकता है। कभी कभी प्रोसेसिंग फीस भी 1 से लेके 3% तक हो सकता है। जैसे कि कोटक महिंद्रा बैंक आपसे 5% तक प्रोसेसिंग फीस चार्ज करता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप 5 लाख रुपए का पर्सनल लोन ले रहे हो, उस पर 2% प्रोसेसिंग फीस जाती है आपकी 10,000 रुपये, उस पर 18% जीएसटी अलग। तो हमेशा ऐसी बैंक्स या एनबीएफसीज को प्रेफर करो जिसमें प्रोसेसिंग फीस आपकी बहुत कम हो। नंबर 3, इंश्योरेंस। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो बैंक्स एंड एनबीएफसीज में बहुत कॉमन है। जब कभी आप कोई पर्सनल लोन लेते हो तो आपको ज़बरदस्ती पॉलिसीज चिपका देते हैं। ये कोई लोन प्रोटेक्शन हो सकता है या फिर कोई बेकार पॉलिसी। वो आपसे बोलेंगे कि ये मैंडेटरी है, ये एक सिक्योरिटी है, बट अक्सर हमेशा ऐसा नहीं होता। और जैसे ही आप इसे एक्सेप्ट करते हो तो आपकी ये लोन अमाउंट में ऐड कर दिया जाता है, जिससे आपका इंटरेस्ट कॉस्ट और आपकी ईएमआई भी बढ़ जाती है। कभी कभी ये पॉलिसीज आपके लोन में आपको चिपका दी जाती है, और वो भी आपको बिना बताए। हमेशा लोन लेने के वक्त ये चीज़ ज़रूर पूछो कि ये इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी है या नहीं, और अगर है तो इसके बेनिफिट्स और इसके कॉस्ट क्या है। नंबर 4, लेट पेमेंट चार्जेस। अगर आप कभी आपकी ईएमआई बाउंस करते हो या फिर अगर आप आपकी ईएमआई कभी लेट पेमेंट करते हो तो बैंक्स आप पर हेवी पेनल्टीज चार्ज करती है, एंड ये क्लियरली एग्रीमेंट में मेंशन होता है। तो जब भी आप कभी एग्रीमेंट साइन कर रहे हो तो इस चीज को जरूर पढ़ना। नंबर 5, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी, ईटीसी। ये कुछ छोटे मोटे चार्जेस हो सकते हैं जो आपके लोन के कॉस्ट को बढ़ा सकती है, तो इस पर भी एक बार ज़रूर ध्यान देना। ये सारे पॉइंट्स ऐसे हैं कि जब भी आप कभी अपने लोन का एग्रीमेंट साइन कर रहे हो तो इन सारे हिडन चार्जेस को आप ज़रूर पढ़ो, और अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो बैंक ऑफिशियल से आप उस चीज़ को पूछो, और तब तक के पूछो जब तक कि वो आपको क्लियर ना हो। तो ये आपको 5 पॉइंट ध्यान में रखने हैं
जो कि आपको ईएमआई ट्रैप से बचाएंगे। तो पर्सनल लोन ना एक बहुत पावरफुल फाइनेंशियल टूल है अगर आप इसे प्रॉपरली यूज करते हो तो, वरना अगर आप विदाउट नॉलेज के साथ अगर आप इसे लेते हो तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ा बोझ बन सकता है। तो जब कभी आप पर्सनल लोन लेने जाओगे तो इन 5 पॉइंट को हमेशा ध्यान में रखना। इसे आप अपनी चेकलिस्ट जरूर बना लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर आपको पर्सनल लोन के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैंने आई बटन पर एक पूरी प्लेलिस्ट दे रखी है, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हो। और अगर आपको कोटक महिंद्रा बैंक के पर्सनल लोन के बारे में जानना है तो इस वीडियो को जरूर देखना। इस वीडियो में मैंने बहुत सारी डिटेल्स कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में बता रखी है।